हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गुल स्टडी पॉइंट। मैं हूं गुलनशी इकबाल और आज की इस वीडियो में मैं आपको पीजीटी इंग्लिश का 2010 का पेपर सॉल्व करवाऊंगी। ये पेपर पीजीटी वालों के लिए आया था, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चंस पीजीटी, टीजीटी और नेट, जीआईसी लेक्चरर के लिए भी इम्पोर्टेंट है। इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप बेल आइकन को प्रेस नहीं करेंगे तो मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप लोगों तक नहीं पहुंच पाएंगे और आप मेरी वीडियो का लाभ नहीं उठा पाएंगे। इसीलिए सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं। कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यानी कि पीजीटी एग्जामिनेशन 2010 सॉल्व पेपर। देखिए डायरेक्शंस, द पैसेज बिलो इज फॉलोड बाय क्वेश्चंस ऑन इट्स कंटेंट। आंसर द क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट इज इम्प्लाइड और स्टेटेड इन द पैसेज। यह एक पैसेज दिया हुआ है, 1 से 4 तक जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस का आंसर इस पैसेज में से छांटने हैं। देखिए पैसेज आप लोगों के पास नहीं होगा शायद, इसलिए मैं हर पेपर में पैसेज को छुड़वा देती हूँ। मैंने इससे पहले 2013, 2006, 2005 और 2009 का पेपर भी सॉल्व करवा दिए हैं। अगर आपने वीडियो को नहीं देखा है, आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो वीडियोस की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दे रही हूँ, आप देख सकते हैं। और हाँ, मैं एक बात और कहना चाहती हूँ, अगर किसी स्टूडेंट्स को, किसी व्यूवर्स को लग रहा है कि ये क्वेश्चंस का आंसर गलत है, तो वो अपना फीडबैक दे सकता है, अपना आंसर बता सकता है, लेकिन उस आंसर के साथ उसको डिस्क्रिप्शन भी देना है कि ये आंसर कैसा आया। तो हम क्वेश्चन नंबर 4 तक छोड़ देते हैं क्योंकि वो पैसेज वाले हैं, छाटने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इन चेंजिंग द फॉलोइंग direct speech into indirect speech, what change is required in the verb eat? देखिए, अगर हम इस सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो ईट वर्ब में क्या चेंजिंग होगी? आई नेवर ईट फिश, ही एक्सप्लेन्ड। उसने कहा मैं कभी भी मछली नहीं खाता हूँ। तो इसमें ही एक्सप्लेन्ड दैट, आई को बदलेंगे, ही आ जाएगा और ईट। देखिए अगर हमारा सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो ये पास्ट इंडेफिनिट में हो जाता है, तो यहाँ पर आ जाएगा एट। देखिए कई बार क्या होता है कि जो हमारा सोल्व पेपर है उसमें भी क्वेश्चंस गलत दिए हुए होते हैं, तो इसका ईट्स दे रखा है जबकि हमें यहाँ पर एट लिखना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट, तो यहाँ पर एट आना चाहिए जहाँ तक मैं सोचती हूँ। अगर आपको लगता है कि ईट्स ही आएगा तो आप अपना आंसर बताएं और एक्सप्लेन करें कि ये कैसा आया। नेक्स्ट है व्हाट डज टू कॉल ऑफ मीन। यहाँ पर मैन लिखा है, मिस प्रिंट है, यहाँ पर मीन है। टू कॉल ऑफ का क्या मतलब होता है? कैंसिल समथिंग नॉट येट स्टार्टेड, कुछ कैंसिल करना जो अभी तक शुरू नहीं हुआ। अबंडन समथिंग ऑलरेडी इन प्रोसेस, या बोथ ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। कौन सा है इसमें? इसमें फर्स्ट है मेरी राय में, कैंसिल समथिंग नॉट येट स्टार्टेड। नेक्स्ट है व्हाट आर डिजर्ट्स। डिजर्ट्स क्या होते हैं? लार्ज वाटरलेस एरियाज या पुडिंग्स। देखिए पुडिंग्स और लार्ज वाटरलेस एरियाज दोनों ही होते हैं, लेकिन यहाँ पर इसका आंसर दिया हुआ है पुडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज पेंडोराज बॉक्स मीन। पेंडोराज बॉक्स का क्या मतलब होता है? तो ए पर्सन दैट वंस बिगन क्रिएट्स मैनी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स। ए प्रोसेस एक प्रक्रिया, दैट वंस बिगन जो एक बार शुरू की गई, क्रिएट्स मैनी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स और बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। इसका फर्स्ट सही है। नेक्स्ट है व्हेन वाज अनटचेबल फर्स्ट पब्लिश्ड। अनटचेबल फर्स्ट कब पब्लिश्ड हुई थी? तो ये हुई थी 1935 में। नेक्स्ट है हु रोट
द सेलिब्रेटेड बुक शेक्सपियरियन ट्रेजिडी। शेक्सपियरियन ट्रेजिडी किसने लिखी थी? एसी ब्राडले, एडवर्ड ब्राडले, एफ.एच. ब्राडले या डॉक्टर हेनरी ब्राडले? तो ये लिखी थी एसी ब्राडले। इसमें क्वेश्चन आंसर नंबर 2 दे रखा है, मतलब कि शेक्सपियरियन ट्रेजिडी एसी ब्राडले ने लिखी थी। नेक्स्ट है विद दिस की सोनेट शेक्सपियर अनलॉक्ड हिज हार्ट। द वर्ड्स आर फ्रॉम। विद दिस की सोनेट मतलब सोनेट के द्वारा शेक्सपियर ने अपने हृदय को अनलॉक किया था। ये लफ्ज़ किसने कहे थे? तो ये कहे थे विलियम वर्ड्सवर्थ ने। देखिए, जिसमें की, सोनेट, अनलॉक्ड, हर्ट ये वर्ड्स आ जाएं और पूछा जाए कि ये वर्ड्स किसने कहे थे, तो ये कहे थे विलियम वर्ड्सवर्थ ने। किसको? विलियम शेक्सपियर को। ऐसे भी आ सकता है ना कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने, ये आ जाए कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने शेक्सपियर को क्या कहा। तो ऑप्शन में ये दिया विद दिस की सोनेट शेक्सपियर अनलॉक्ड हिज हार्ट, इस तरह से भी आ सकता है। तो इसलिए आपको ध्यान से देखना है और याद करना है। नेक्स्ट है द राइमिंग ऑफ वोवेल साउंड्स विदाउट द राइमिंग ऑफ कॉन्सोनेंट्स इज नॉन एज। देखिए, राइमिंग होती है तुकांत, जोड़, जैसे कि है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। एक लाइन के लास्ट में स्टार आया, दूसरी लाइन के लास्ट में आर आया, तो स्टार और आर दोनों मिलते जुलते हैं, तुकांत है दोनों में, तो ये क्या हो गई? राइमिंग। तो जब राइमिंग वोवेल साउंड्स की हो विदाउट द राइमिंग ऑफ कॉन्सोनेंट्स, बिना व्यंजनों के जब स्वरों का ही राइमिंग हो, तब उसको क्या कहते हैं हम? एसोनेंस, है ना। और अगर राइमिंग हो कॉन्सोनेंट साउंड की, तो उसको कहते हैं हम अलाइट्रेशन। क्या कहते हैं? अलाइट्रेशन। नेक्स्ट है द फिगर ऑफ स्पीच इन ही इज टू फॉन्ड ऑफ रेड टेप इज। ही इज टू फॉन्ड ऑफ रेड टेप में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? मेटोनिमी। नेक्स्ट है द फिगर ऑफ स्पीच इन प्लग फ्रॉम द मेमोरी रूटेड सोरो इज। इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? इसमें है हाइपरबोल। नेक्स्ट है द होली टाइम इज क्वाइट एज ए नन इज। इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? एज आ गया, इसमें कंपैरिजन किया गया है। द होली टाइम, होली मीन्स पवित्र, टाइम मीन्स समय, इज क्वाइट एज ए नन, एक नन की तरह क्वाइट है, तो इसमें है नन से होली टाइम की कंपैरिजन किया जा रहा है और कंपैरिजन का वर्ड दिया हुआ है एज। देखिए, सिमिली में एज, लाइक और सो, इन तीनों में से कोई सा एक वर्ड आता है और दो डिफरेंट काइंड की चीज़ों में कंपैरिजन किया जाता है। तो यहाँ पर वही सारा है। तो यहाँ पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हुआ? सिमिली। देखिए, अगर आपने फिगर ऑफ स्पीच नहीं पढ़ा है या आपको रिवाइज करना है, तो मैंने फिगर ऑफ स्पीच पर भी एक वीडियो अपलोड की है, आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर जाकर। नेक्स्ट है दिस सी दैट बेयर्स हर बोसम टू द मून। द फिगर ऑफ स्पीच हियर इज। इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? दिस सी, यह समुद्र, दैट बेयर्स हर बोसम टू द मून। दैट बेयर्स जो चीरे हुए है या फैलाए हुए है, हर बोसम अपनी भुजाएं, टू द मून चंद्रमा के लिए। तो इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस्ड सोनेट इन इंग्लिश पोइट्री। इंग्लिश पोइट्री में किस पोइट ने सोनेट को इंट्रोड्यूस किया? तो किसने किया? थॉमस याट ने। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, याट, WYATT। नेक्स्ट है स्पॉट द करेक्ट स्पेलिंग। करेक्ट स्पेलिंग बताइए। देखिए, शोफर, शोफर मीन्स होता है ड्राइवर, तो इसकी स्पेलिंग है CHAUFFEUR, शोफेर, ये ड्राइवर को कहते हैं और इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। नेक्स्ट है टू हैव एन एज ऑन मीन्स। टू हैव एन एज का क्या मतलब होता है? टू बी स्लाइटली बेटर देन। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, टू बी स्लाइटली बेटर देन। नेक्स्ट है बोनहोमी मीन्स। बोनहोमी का क्या मतलब होता है? गुड नेचर, होमली,
मैनली या सोशल, देखिए बोनहोमी मीन्स होता है खुश मिजाज, अच्छा, तो गुड नेचर होगा या सोशल होगा इसका। इसमें तो आंसर दे रखा है थर्ड, लेकिन मेरे हिसाब से भी शायद थर्ड या फर्स्ट ही है इसमें। गुड नेचर, अच्छा नेचर मतलब सोशल, सामाजिक। नेक्स्ट है द वर्ड टेरेन मीन्स, टेरेन का क्या मतलब होता है? टेरेन मीन्स होता है इलाके, तो ट्रेन कहते हैं इस रेलगाड़ी को, टेरेस, ट्रैक्ट ऑफ लैंड या टोरेंशियल रेन, तो इसमें ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है आई थिंक, ट्रैक्ट ऑफ लैंड। नेक्स्ट है क्रास कैजुअलिटी and dicing time are the phrases Hardy uses in। क्रास कैजुअलिटी और डाइसिंग टाइम फ्रेसेस हैं जिसको हार्डली यूज़ किया जाता है मीटिंग विद डिस्पेयर में। हु इज़ द ऑथर, जिसको हार्डी, थॉमस हार्डी ने यूज़ किया था मीटिंग विद डिस्पेयर में। हु इज़ द ऑथर ऑफ समर इन कैलकटा, समर इन कैलकटा का राइटर कौन है? कमला दास है इसकी राइटर समर इन कैलकटा की। नेक्स्ट है स्पॉट द एरर्स बाय आइडेंटिफाइंग द नंबर्ड पोजीशन। देखिए अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी इज़ अ वेरी एक्चुअल प्रॉब्लम, इसमें जो एरर है वो ऑप्शन नंबर 4 में है, ठीक है। नेक्स्ट है मार्क द पार्ट which contains an error in the following sentence, no error in it, mark 4 as your choice। I would request you to see my cousin sister who has just returned from Germany, no error। देखिए I would request you, तो इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही एरर है मेरे हिसाब से, यहाँ पर आई रिक्वेस्ट यू आना चाहिए, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ टू सी माई कजिन सिस्टर, मेरी कजिन सिस्टर से मिलने की, हु हैज़ जस्ट रिटर्न फ्रॉम जर्मनी, जो अभी जर्मनी से आई है। नेक्स्ट है विच सेंटेंस इज करेक्ट, इनमें कौन सा सेंटेंस करेक्ट है? आई ओनली ईट व्हेन आई एम हंग्री, आई ईट ओनली व्हेन, मैं तभी खाता हूँ जब मैं भूखा होता हूँ, तो आई ईट ओनली व्हेन आई एम हंग्री, तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, आई ईट ओनली व्हेन आई एम हंग्री। Clear? Next, which of the following sentence is correct? Unless it will rain, the crops will be poor. Unless he doesn't cut his expenses, he will be bankrupt. Unless he exercises regularly, यदि वह रोजाना एक्सरसाइज करता है, he will be weak, फिर भी वह वीक है। अगर वह रोज एक्सरसाइज करता है तो वह वीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट है चूज द बेस्ट फॉर्म, ऑर्डर द 4 ऑप्शंस इन द फॉलोइंग जम्बल्ड अप सेंटेंस ऑफ देयर पोजीशन ऑफ देयर पैशंस इज द नॉलेज ऑफ मैनकाइंड, तो इसमें देखिए नॉलेज of mankind is a knowledge of their passions। ऐसे भी हो सकता है ये knowledge of their passions is a knowledge of mankind, इसका ऑप्शन नंबर 2 ही करेक्ट है, knowledge of mankind is a knowledge of their passions, ठीक है। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट प्रीपोजिशन, शी सेड दैट शी वॉज फीलिंग सिक एट हर्ट। नेक्स्ट है मिस हैविशम रिमाइंड ए स्पिंटर थ्रू आउट ही लाइफ इन ग्रेट एक्सपेक्टेशंस बिकॉज शी वॉज पुअर, शी डिडंट लाइक हर ग्रूम, शी वॉज बेटरेड बाय द ब्राइड ग्रूम, इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है, शी वॉज बेटरेड बाय द ब्राइड ग्रूम, उसको उसके हस्बैंड के द्वारा या दूल्हा के द्वारा उसको धोखा दिया गया था।
काउंट ग्रेफ इज ए कैरेक्टर इन हेमिंगवेज। काउंट ग्रेफ एक कैरेक्टर है हेमिंगवे के किस जेनरे में, यानी कि किस रचना में। ए फेयरवेल टू आर्म्स में, टू होम द बेल्स टूल्स, ओल्ड मैन इन द सी में, द सन आल्सो लाइज में। तो ए फेयरवेल टू आर्म्स में है। असाइड, असाइड क्या है? असाइड इज अ शॉर्ट स्पीच नॉट सपोज्ड टू बी हर्ड by other characters on the stage or the audience. Option number 4 is correct. नेक्स्ट है लिंगुआ फ्रैंका मीन्स। लिंगुआ फ्रैंका का क्या मतलब होता है? देखिए, कॉमन लैंग्वेज ऑफ ऑल, अरेंज्ड फॉर स्पेशल पर्पज इन द मीन टाइम या मैन ऑफ लेटर्स। कॉमन लैंग्वेज ऑफ ऑल। नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग नो सूनर फॉर as soon as she came home she wanted to know the whereabouts of her servants। देखिए, हमें नो सूनर के लिए as soon as का यूज़ करके सेंटेंस को एक्सचेंज करना है। तो सॉरी, as soon as की जगह हमें नो सूनर का यूज़ करके सेंटेंस को बदलना है। तो जैसे सेंटेंस है as soon as she came home, जैसे ही वह घर आई, शी वॉन्टेड टू नो द वॉट अबाउट्स ऑफ आर सर्वेंट्स। शी वॉन्टेड टू नो, वह जानना चाहती है, द वॉट अबाउट्स ऑफ आर सर्वेंट्स, अपने सर्वेंट्स के बारे में जानना। तो का सेंटेंस को ही बना देते हैं। नो सूनर डिड, डिड इसलिए आया क्योंकि शी कैम है ना, तो पास्ट इंडेफिनिट में हुआ, तो एज सून एज की जगह लगाया हमने नो सूनर, ठीक है। और एज शी कैम, एज से सून एज को हटाकर हमने क्या लगाया? नो सूनर, ठीक है। नो सूनर के बाद में हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। हमारा सेंटेंस है ये पास्ट इंडेफिनिट में, तो जब हम नो सूनर लगाएंगे तो पास्ट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग लगाएंगे यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब डिड। अब लगाएंगे हम सेंटेंस का सब्जेक्ट यानी कि शी। अब कैम के हम लगाएंगे फर्स्ट फॉर्म यानी कि कम। तो नो सूनर डिड शी कम होम देन, इस इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर देन लगाएंगे, ठीक है। शी वांटेड टू नो व्हाट अबाउट्स ऑफ हर सर्वेंट्स। देखिए, ये रूल बहुत इजी है, बस इनमें थोड़ा सा ट्रिक होती है, याद करना थोड़ा सा रहता है। एज सून एज की जगह हम लगाएंगे नो सूनर, टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट को लिखेंगे, फिर मैन वर्ब लिखेंगे और फिर सेंटेंस को उतार देंगे, और इन जो कॉमा होगा उसकी जगह पर लगाएंगे देन। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्री वर्स इज अ पोइट्री। फ्री वर्स क्या होती है? रिटन इन प्रेज ऑफ फ्रीडम, कन्फर्मिंग टू नो रेगुलर मीटर, हैविंग नाइदर डेप्थ नॉर कमिटमेंट, रिटन इन ब्लैंक वर्स। देखिए, वर्स जो है, मैंने अपनी कल की ही वीडियो में आपको समझाया है वर्स क्या होती है। देखिए, मैंने वर्स 3 टाइप से बताई है, फॉर्मल वर्स, ब्लैंक वर्स और फ्री वर्स। फॉर्मल वर्स में मीटर और राइम दोनों को फॉलो किया जाता है। ब्लैंक वर्स में सिर्फ मीटर को फॉलो किया जाता है, यानी कि अनराइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर को फॉलो किया जाता है। और फ्री वर्स में ना तो मीटर को फॉलो किया जाता है और ना ही वर्स को फॉलो किया जाता है। तो कन्फर्मिंग टू नो रेगुलर मीटर, इसमें किसी भी रेगुलर मीटर को यूज़ कन्फर्म नहीं होता है, इसीलिए फ्री वर्स है ये, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है, कन्फर्मिंग टू नो रेगुलर मीटर। नेक्स्ट है अफोरिज्म। क्या है? अफोरिज्म इज ए स्टेटमेंट कंडेंसिंग मच विजडम इन अ फ्यू वर्ड्स। अफोरिज्म एक स्टेटमेंट है कंडेंसिंग मच विजडम, जो बहुत ज़्यादा विजडम को कंडेंस करता है इन फ्यू वर्ड्स, कम शब्दों में। नेक्स्ट है द करेक्टली पंक्चुएटेड वर्जन इज। इनमें पंक्चुएटेड वर्जन सही तरीके से कौन सा किया गया है? इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। अगर आपको पंक्चुएट करना सेंटेंस को नहीं आता है तो आप कमेंट करके बताएं, मैं पंक्चुएशन की वीडियो भी आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगी। परहैप्स क्राइड ही, देयर मे बी सच मॉन्स्टर्स एज यू डिस्क्राइब। नेक्स्ट है द स्पेसिफिक वर्ड फॉर द क्राई ऑफ पिजियंस इज। पिजियंस जो बोलते हैं तेज तेज,
तो उसके लिए एक स्पेसिफिक वर्ड क्या होगा? कू, फ्रॉग, चर्प या क्रो? इसका होगा कू, COO। नेक्स्ट है द यंग वन ऑफ स्वैन इज, स्वैन के बच्चों को क्या कहते हैं हम? सिग्नेट, CYGNET। नेक्स्ट है चेंज द फॉलोइंग इनटू एन इनडायरेक्ट स्टेटमेंट एंड इंडिकेट द करेक्ट वन। ही सेड आई केम हियर यस्टरडे। देखिए ये असर्टिव सेंटेंस का है। ही का ही, सेड का सेड, इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर दैट, आई को बदलेंगे, आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब क्या है हमारी? ही सेड। तो ही सब्जेक्ट है, इसका अकॉर्डिंग बदलेंगे हम, तो हम इस आई की जगह क्या लिख देंगे? ही। ऑप्शन नंबर 2 देखते रहिए आप, इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है, लेकिन मैं बता रही हूँ कि ये आया कैसे। ठीक, कैम, कैम हियर यस्टरडे, ये कौन से टेंस में हुआ? पास्ट इंडेफिनिट में। और पास्ट इंडेफिनिट को चेंज करते हैं हम पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट परफेक्ट में कौन से रूल फॉलो किए जाते हैं? हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ही आया था हमारे यहाँ पर, ही के बाद हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब हैड। सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, दोनों के साथ हम हैड का यूज़ करते हैं पास्ट इंडेफिनिट में, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। कम, देखिए कम, कैम, कम, कम इसकी फर्स्ट है, कैम सेकंड है, और थर्ड इसकी कम है फर्स्ट की तरह। तो ही हैड कम, हियर को बदलेंगे देयर में, और यस्टरडे को बदलेंगे द प्रीवियस डे। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। ही सेड दैट ही हैड कम देयर द प्रीवियस डे। क्लियर? ओके, नेक्स्ट, पिक आउट द करेक्ट form of indirect narration of I have bought a house, he said. मैंने एक घर खरीदा है, उसने कहा। He said that he had bought a house, इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट है। ही का ही, said का said, इन्वर्टेड कॉमा की जगह that। ही को बदलेंगे हम, आई को बदलेंगे यानी कि फर्स्ट पर्सन है, ही के अकॉर्डिंग तो ही आ जाएगा। हैव को बदलेंगे हैड आ जाएगा, यानी कि पास्ट इन परफेक्ट चेंज इनटू, सॉरी, प्रेजेंट परफेक्ट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट। तो हैज़ या हैव को बदलेंगे हम हैड में, बोट का बोट, ए हाउस का हाउस। ओके, क्लियर? ओके, नेक्स्ट है द एंटोनियम ऑफ इंडिस्क्रेशन इज। इंडिस्क्रेशन का एंटोनियम क्या है? इंडिस्क्रेशन का मतलब होता है अविवेक। तो इसका सर्कमस्पेक्शन, मैग्नीट्यूड, इंक्लिनेशन या एम्बिशन। इसका है एहतियात यानी कि सर्कमस्पेक्शन। नेक्स्ट है द सिनोनियम फॉर इनएक्सोरेबल इज। इनएक्सोरेबल का सिनोनियम क्या हुआ? इनएक्सोरेबल मीन्स होता है निष्ठुर, एंग्री मीन्स गुस्सा, लायबल मीन्स होता है उत्तरदायी, रिलेंटनेस मीन्स होता है दयाहीन, और इनएक्सक्यूसेबल मीन्स होता है बहानेबाजी। तो इनएक्सोरेबल का क्या होगा? इनएक्सक्यूसेबल होगा एज आई थिंक, बहानेबाजी। नेक्स्ट है द फेमिनिन फॉर्म ऑफ कोल्ट इज। कोल्ट का, कोल्ट मीन्स होता है घोड़ा, और इसकी फेमिनिन फॉर्म होगा मेयर। मेयर मीन्स घोड़ी। ए पर्सन हु लिव्स बाय हिमसेल्फ इज। एक व्यक्ति जो अकेला रहता है उसको क्या कहते हैं हम? रिक्लूज। नेक्स्ट, fill in the blank with the appropriate word. It is the month since the holidays have begun. Option number 2 is correct. Have begun. Next है fill in the blank by making an appropriate choice. The commission has recommended an addition of 20% of the basic subject to a minimum of ₹54 fixing the pay. Option number 2 is correct. Subject to. Next, supply the right form of the verb in the blank space. Sorry, खाली जगह में right verb का supply कीजिए. He has lain awake in bed for hours. देखिए has है past perfect, present perfect है, present perfect के साथ जो है थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। ले फर्स्ट है, लेट सेकंड है, और लैन थर्ड है। तो यहाँ पर हम सेकंड ऑप्शन नंबर 2 का यूज़ करेंगे यानी कि लैन का। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल ऑल्टरनेटिव।
he has finished reading the few books that he had. He has finished reading, उसने पढ़कर समाप्त कर दी. The few books, कुछ किताबें that he had, जो उसके पास थी. तो the few आ गया. देखिए few के साथ मोस्टली the आता है. नेक्स्ट है what is the suitable prefix for the word polite. पोलाइट के लिए एक suitable prefix क्या होगा? तो impolite हो जाएगा. यह पोलाइट में आई एम पहले जोड़ देंगे. प्रेफिक्स और सफिक्स होते हैं. प्रेफिक्स में वर्ड पहले जोड़ा जाता है और सफिक्स में बाद में. तो पोलाइट में हमें प्रेफिक्स बनाना है तो आई एम पहले जोड़ेंगे, इम्पोलाइट हो जाएगा. नेक्स्ट है विच वन इज द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ नॉवेल्स इंटरेस्ट मी. नॉवेल्स में मुझे मज़ा आता है. तो देखिए पैसिव का क्या रूल है. पैसिव में सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया जाता है और टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया जाता है. तो नॉवेल्स इंटरेस्ट मी, नॉवेल्स में मुझे मज़ा आता है. प्रेजेंट इंडेफिनिट में हुआ. ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे. ऑब्जेक्ट है हमारा मी, मी को हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा आई. इंटरेस्ट मी यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हुआ. प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज एम आर लगा के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब की थर्ड फॉर्म को फॉलो करते हैं. तो आई एम इंटरेस्ट की थर्ड फॉर्म लगाएंगे इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टेड इन नॉवेल्स. ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट. आई एम इंटरेस्टेड इन नॉवेल्स. देखिए ये रहा, आई एम इंटरेस्टेड इन नॉवेल. नेक्स्ट है द प्लूरल ऑफ ब्यूरो इज. जो ब्यूरो होता है इसको प्लूरल यानी कि बहुवचन बनाएंगे हम तो क्या हो जाएगा. तो इसका हो जाएगा ब्यूरोक्स. BUREAUX ब्यूरोक्स. एक बार हो रहा है. ब्यूरो का जो है प्लूरल हो जाएगा ब्यूरोक्स. और ब्यूरोक्स अगर आ जाए और इसका सिंगुलर बनवाने लगे तो उसका क्या होगा ब्यूरो. नेक्स्ट है स्पोर्ट द करेक्ट फॉर्म ऑफ द मॉडल टू फिल इन द ब्लैंक. वॉक फास्ट लीस्ट यू शुड मिस द ट्रेन. देखिए अगर हम लीस्ट का यूज़ करते हैं तो लीस्ट वाले सेंटेंस में शुड ज़रूर आता है. शुड इज़ कंपल्सरी फॉर द सेंटेंस ऑफ लीस्ट. तो वॉक फास्ट तेज़ चलो. लीस्ट कहीं ऐसा ना हो यू शुड मिस द ट्रेन, तुमसे ट्रेन छूट जाए. तो यहाँ पर आएगा हमारा शुड. ओके क्लियर. अब नेक्स्ट देखते हैं. अ ल्यूनेटिक इज़ कन्फाइंड टू. एक ल्यूनेटिक को कन्फाइन किया जाता है. ल्यूनेटिक होता है पागल आदमी. ठीक है. तो एक पागल आदमी को कहाँ पर कन्फाइन किया जाता है? असाइलम में, जेल में, मोनेस्ट्री में, हॉल में. या असाइलम, असाइलम कहते हैं पागल खाने में. तो एक पागल खाने को, पागल आदमी को जो है पागल खाने में रखा जाता है. तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट. एन असाइलम. A lunatic is confined to an asylum. Okay, next question. The verb form of necessity is. necessity की verb form क्या है? इसकी verb form होगी है necessitate. Okay, necessity की verb form है necessitate. Next है the adjective form of boast is. boast की adjective form क्या है? boastful. BOAST boast FUL full. नेक्स्ट है द एडजेक्टिव कोवार्ड हैज़ नाउन फॉर्म. कोवार्ड मीन्स होता है कायर. इसकी नाउन फॉर्म क्या है? भी कोवार्डिस, कायरता. नेक्स्ट है द वर्ड अबाउंड हैज़ द नाउन फॉर्म. अबाउंड की नाउन फॉर्म क्या होगी? अबंडेंस. ABUNDANCE. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ अ ट्रांजिटिव वर्ब. इन सेंटेंसेज में किस में ट्रांजिटिव वर्ब है? अ डॉग रन्स, वन कैन, हैज़ बीन, बॉयज़. तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है. नो कैन, नो वन कैन. कैन जो है ट्रांजिटिव वर्ब है तो इसमें ट्रांजिटिव वर्ब का यूज़ किया गया है. ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट. नो वन कैन स्पीक फ्रेंच लाइक द नेटिव्स. नेक्स्ट है गिव द राइट सफिक्स फॉर द वर्ड जस्ट टू मेक इट एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन. देखिए जस्ट में सफिक्स जोड़ना है. देखिए अभी मैंने बताया है प्रेफिक्स और सफिक्स. प्रेफिक्स में वर्ड को पहले जोड़ा जाता है और सफिक्स में वर्ड को बाद में जोड़ा जाता है. तो हमें जस्ट में ऐसा क्या जोड़ें जिससे इसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाए. तो जस्टिफाई, जस्टिस, जस्टिस मीन्स न्याय. ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट. जस्टिस. नेक्स्ट है हिज क्रिएशन ट्रम्फिंग ओवर ऑल डिफेक्ट एंड शॉर्ट कमिंग्स ड्रॉज फ्रॉम इट a unique broadness of view vitally
of force and sky-wide atmosphere of greatness. The comment on वॉल्ट विटमैन्स पोइट्री इज बाई, जो कमेंट है वॉल्ट वाइटमैन की पोइट्री में किसके द्वारा है? श्री अरबिंदो ने दिया है ये कमेंट जो है वॉल्ट विटमैन की पोइट्री के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु ओवरकम्स बाय फोर्स हैथ ओवरकम बट हाफ हिज फो। द लाइन्स ऑकर इन हु ओवरकम्स बाय फोर्स हैथ ओवरकम बट हाफ हिज फो। ये जो लाइन है ये किस है ली गई है? वीनस ऑफ एडेटाइंस, पैराडाइज लॉस्ट, टिंटन सेबे या क्रिस्टेबल? तो ये ली गई है पैराडाइज लॉस्ट बुक नंबर 9 से। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल कंजक्शन समथिंग सर्टेनली फील इन। ये पर यहाँ पर फील नहीं है, फेल इन है और ऑप्शन नंबर 4 आएगा यहाँ पर 4 थर्ड, यानी कि समथिंग certainly fell in for I heard a splash. For means क्योंकि। Choose the correct antonym of the word philanthropist. Philanthropist का correct antonym बताइए। Misanthropist. Option number 3 is correct. Philanthropist, misanthropist. Next है complete the sentence with a suitable noun clause. The police must know. पुलिस मस्ट नो वेयर ही इज़ लिविंग, वह कहाँ पर रह रहा है। पुलिस को जानना चाहिए कि वह कहाँ पर रह रहा है। तो द पुलिस मस्ट नो वेयर ही इज़ लिविंग, ऑप्शन नंबर 1 इज़ करेक्ट, वेयर ही इज़ लिविंग। नेक्स्ट है द कलेक्टिव नाउन फॉर कांस्टेबल इज़। कांस्टेबल के लिए कलेक्टिव नाउन क्या होगी? बंच, ग्रुप, पॉज या बैच? तो बैच होगा, बैच ऑफ कांस्टेबल्स। नेक्स्ट है मैथ्यू आर्नोल्ड वॉज एन पोइट, क्रिटिक, नॉवलिस्ट या एसेइस्ट? तो ये मैथ्यू आर्नोल्ड वॉज एन एसेइस्ट। नेक्स्ट इन द ओल्ड पर्शियन स्टोरीज ट्यूरन द लैंड ऑफ डार्कनेस इज अपोज्ड टू ईरान टू लैंड ऑफ लाइट। द करेक्ट punctuated version is option number 3. In the old Persian stories, Turan, the land of darkness, it opposed to Iran, the land of light. Option number 3 is correct. Next, if we are marked to die, we are to do our country loss, and if to live, the fewer man, the greater share of honor. Who says this? ये जो if we are marked to die, we are to do our country loss, and if to live, the fewer man to greater share of honor. ये जो पोएम की लाइन है ये किसने कही? तो ऑप्शन नंबर 3 है बेडफोर्ड ने। अब ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर है 70। सीजरा क्या है? 6 फीट लाइन, राइम्ड वर्ड, स्ट्रेच्ड सिलेबल या ब्रेक इन ए लाइन? ब्रेक इन ए। देखिए जनरली सीजरा क्या है? सीजरा ऑल्सो रिटर्न सीजरा एंड सेजरा is a metrical pause or break in a verse where one phrase ends and another phrase begins. It may be expressed by a comma, a tick or 2 lines, either slashed or upright. देखिए सीजरा क्या है? ये एक ब्रेक ऑफ लाइन है। ये इसमें टिक भी हो सकता है, कोमा भी हो सकता है, 2 लाइन्स होती हैं, और या तो कोई फ्रेज ख़त्म होगी और दूसरी फ्रेज जुड़ेगी, इस तरह से ये सीजरा होता है। तो सीजरा क्या है? ब्रेक इन ए लाइन। नेक्स्ट है इज़ देयर नो लाइफ बट दीज अलोन। इज़ देयर नो लाइफ बट दीज अलोन, मैडम, मैडमैन और स्लेव, मस्ट मैन बी वन, द अबव लाइन्स आर फ्रॉम। ये जो उपरोक्त लाइन है ये किससे ली गई है? ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, द समर नाइट से। नेक्स्ट है इन द फैमिली रियूनियन बाई T.S. Eliot, हैरी इज मेंटली डिस्टर्ब बिकॉज ही। T.S. Eliot की द फैमिली रियूनियन जो है इसमें हैरी एक मेंटली डिस्टर्ब है क्योंकि ही थिंक्स ही हैज किल्ड हिज वाइफ, वो सोचता था कि उसने अपनी बीवी को मार दिया है। नेक्स्ट है येस, why not let the natives run their own show? It's their country and we have really no right to it. Who speaks these words in Mulk Raj Anand's novel Two Loves and a Bird? ये जो लाइन्स हैं ये मुल्क राज आनंद के नॉवल टू लीव्स एंड ए बर्ड में किसने बोली? तो बारबरा। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट, बारबरा ने।
Next, substitute the correct idioms for the underlined portion of the following sentence. The mixture of religion with politics in India has made a worse state of disorder. A windfall. Confuser was confound. Helter shelter. Helter skelter. Or your toil and moil. Option number 2 is correct. A windfall. Next, choose the one that doesn't match. Touchstone, As You Like It, Goneril, Kingslayer, Sinha, Gobbo, Twelfth Night. T.S. Eliot got the Nobel Prize in. T.S. Eliot ने नोबेल प्राइज किस सन में अचीव किया? ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, 1948 में. विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेज इज बाई शैली? इनमें से कौन सा प्ले शैली के द्वारा लिखा गया है? द बॉर्डर्स, सेंसी, द हाउस ऑफ एस्पन या मैनफ्रेड? ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, द सेंसी. नेक्स्ट है ऑप्शन ऑल द वर्ड इज स्टेज ऑक्वर इन शेक्सपियर्स. ऑल द वर्ड इज ए स्टेज. पूरा दुनिया एक स्टेज है. ये शेक्सपियर के किस प्ले में कही गई? एज यू लाइक इट में. नेक्स्ट है सर टोबी बेल इज अ कैरेक्टर इन शेक्सपियर्स. टोबी बेल एक कैरेक्टर है, वो शेक्सपियर के किस ड्रामे में है, नाटक में है? ऑप्शन नंबर 2 ट्वेल्थ नाइट में. विच प्ले ऑफ शेक्सपियर ओपन्स विद द लाइन? शेक्सपियर का कौन सा नाटक इन लाइन्स पर खुलता है? व्हेन शैल वी थ्री मीट अगेन, मैकबेथ में, इन थंडर लाइटनिंग और इन रैन. ये लाइन्स बहुत आती हैं, ये बहुत आता है ये क्वेश्चन. ये व्हेन शैल वी थ्री मीट अगेन, ये जो है 3 विच हैं मैकबेथ में, ये आपस में बातें कर रही हैं. तो ये जो लाइन्स है ये है मैकबेथ से. नेक्स्ट, व्हाट इज़ द लिटरेरी नेम ऑफ द एज ऑफ शेक्सपियर? शेक्सपियर के एज का लिटरेरी नेम क्या है? तो एलिजाबेथन एज, शेक्सपियरियन एज या एलिजाबेथन एज. नेक्स्ट है व्हेन वाज कमला दास बोर्न? कमला दास का जन्म कब हुआ था? तो 1934 में हुआ था, 1934. ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट. विच वन इज अ नॉवल बाय फॉल्कनर अमंग द फॉलोइंग? इनमें से कौन सा फॉल्कनर ने लिखा हुआ है? द साउंड एंड द फ्यूरी. नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवल सेक्शंस टेक्स प्लेस बोथ इन पेरिस एंड लंडन? विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवल सेक्शंस टेक्स प्लेस बोथ इन पेरिस एंड लंडन? इसमें से किस नॉवल ने लंदन और पेरिस दोनों स्थानों पर एक्शन है? टेल्स ऑफ टू सिटीज. नेक्स्ट है गंगू अकबर इन मुल्क राज आनंद. गंगू जो है मुल्क राज आनंद के किस प्ले में, किस नॉवेल में है? कुली में, टू लीव्स एंड अ बर्ड, प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस या अनटचेबल? टू लीव्स इन ए बर्ड. कुली में है मुन्नू. नेक्स्ट, हु हैज़ रिटन द नॉवेल पिकविक पेपर? पिकविक पेपर्स किसने लिखे? मुल्क राज आनंद ने, थॉमस हार्डी, चार्ल्स डिकन्स या नॉन ऑफ दिस? तो ये लिखा था चार्ल्स डिकन्स ने. चार्ल्स डिकन्स वॉज ए विक्टोरियन पोइट, नॉवलिस्ट, क्रिटिक या साइंटिस्ट? चार्ल्स डिकन्स थे एक नॉवलिस्ट. नेक्स्ट है चार्ल्स लैम्ब अडॉप्टेड द नेम इलिया, वो विच वॉज दैट ऑफ? चार्ल्स लैम्ब ने इलिया नाम अडॉप्ट किया, विच वॉज दैट ऑफ? एन इंग्लिश बैंकर, his old schoolmaster, his brother, an Italian clerk and the South Sea House, an English banker. What is the meaning of the expression avant-garde? Avant-garde का क्या मतलब है? Innovative. An epic is, epic क्या होता है? Autobiographical, objective, elegiac या comic? Epic means होता है महाकाव्य, और एक महाकाव्य is elegiac होता है. In India, by Nassim Ezekiel depicts the relationship between. इंडिया के साथ नसीम इज़ेकिल ने अपना रिलेशन, लिटरेचर एंड सेक्स, लिटरेचर एंड एनवायरनमेंट, लिटरेचर एंड साइंस या लिटरेचर एंड वॉर? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट, लिटरेचर एंड सेक्स. नेक्स्ट है हु हैज़ बीन रिगार्डेड एज प्रिंस अमंग इंग्लिश एसेइस्ट? इंग्लिश एसेइस्ट यानी इंग्लिश एसेस का प्रिंस किसको कहा गया? फ्रांसिस बेकन को या थॉमस लैम्ब, चार्ल्स लैम्ब को, लिंड को या हक्सले को? तो लैम्ब को. ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट.
नेक्स्ट है थॉमस हार्डी वॉज एन ऑप्टिमिस्ट, पेसिमिस्ट, existentialist या none of these. Option number first is correct, optimist. Next है which play of Shakespeare describes the seven heads of man. शेक्सपियर के किस प्ले में सेवन हेड्स ऑफ मैन को डिस्क्राइब किया गया? देखिए शेक्सपियर का जो सेवन हेड्स ऑफ मैन है ये एज यू लाइक इट है इसका जो आंसर है, जबकि ऑप्शन में कोई सा भी नहीं दे रखा है। मैकबेथ, किंग्स लियर, हैमलेट और एंटोनियन क्लियोपेत्रा, इनमें से कोई सा भी सही नहीं है। इसका सही आंसर है एज यू लाइक इट। शेक्सपियर ने जो है सेवन हेड्स ऑफ मैन को एज यू लाइक इट में डिस्क्राइब किया है। तो कई बार एग्जाम में ऐसा होता है कि जो क्वेश्चन होता है उसमें ऑप्शन ऐसा नहीं होता है जिसमें उसका आंसर हो, तो कई बार स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम कौन सा आंसर करें और फिर वो गलत आंसर को चूज़ कर लेते हैं। ऐसा क्यों करते हैं ये एग्जामिनर्स? नेक्स्ट है वीनस एंड एडोनिस इज़ अ पोएम बाय। वीनस और एडोनिस एक पोएम है, किसके द्वारा लिखी गई है? विलियम शेक्सपियर ने लिखी है वीनस एंड एडोनिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेम ऑफ द प्रीस्ट हु मेक्स इम्प्रॉपर सजेशंस टू सोहिनी। उस प्रीस्ट पुजारी का नाम बताइए जो सोहिनी को इम्प्रॉपर सजेशंस देता है इन मुल्क राजानंद अनटचेबल। जो मुल्क राजानंद का अनटचेबल एक नॉवेल है उसमें सोहिनी को प्रीस्ट जो है इम्प्रॉपर सजेशन देता है। तो उस प्रीस्ट का नाम क्या है? कालिदास, काली प्रसाद, कालीनाथ या कालीपड़ा? देखिए उसका नाम था पंडित कालीनाथ और आंसर में दे रखा है ऑप्शन नंबर फर्स्ट कालिदास, जबकि ऑप्शन है थर्ड सही। देखिए बहुत सारे अनसोल्व पेपर्स में भी आंसर गलत आते हैं, आप कभी भी उनसे प्रॉपर तैयारी ना करें, उसको उसकी गहराई तक पहुँचें, उसको चेक करें कि आंसर सही है गलत है। देखिए मैंने भी आपको बहुत सारे पेपर्स करवाए हैं, अगर आपको लगता है कि मैंने कोई सा क्वेश्चन का आंसर गलत बताया है तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन अपना आंसर दे सकते हैं और उसको एक्सप्लेन करके बता सकते हैं कि आंसर कैसा आया। मैं भी फिर उस पर ध्यान दूंगी अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो। ओके नेक्स्ट है द एलिजी एडोनाइस हैज़ बीन रिटन टू मोर्न द डेथ ऑफ। जो एलिजी है एडोनाइस ये किसकी डेथ को का दुख व्यक्त करते हुए लिखी गई है? जॉन कीट्स, वर्ड्सवर्थ, बायरन या मिल्टन? तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है जॉन कीट्स। हु रोट द लॉन्ग पोएम द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम। ये जो लॉन्ग पोएम है रिवोल्ट ऑफ इस्लाम किसने लिखी है? पीबी शेली ने, कॉलरिज ने, ब्राउनिंग ने या टेंसन ने? शेली ने। नेक्स्ट है हु हैज़ अ लव ऑफ मिस्टिफाइंग एंड पुटिंग हिज रीडर्स इन अ फॉल्स एक्सेंट? लिंड। हु रोट द पोएम एंडाइमन। एंडाइमन किसने लिखी? जॉन कीट्स, लॉर्ड बायरन, विलियम वर्ड्सवर्थ ने या शेली ने? तो ये लिखी है कीट्स ने। हु सेड द कीट वॉज ए ग्रीक। कीट्स को ग्रीक किसने कहा? शेली ने, वर्ड्सवर्थ ने? Expressed his surprise to Shelley that Keats, who was not very conversant with the Greek language, could write so finely and classically of their gods and goddesses. Shelley replied he was a Greek. देखिए कीट्स वॉज ए ग्रीक ये कहा था शेली। नेक्स्ट है हु रोट द ऑटोबायोग्राफिकल पोएम द प्रेल्यूड। प्रेल्यूड एक ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है, ये लिखी थी विलियम वर्ड्सवर्थ ने। देखिए मैंने प्रेल्यूड पर भी एक वीडियो अपलोड की है, अगर आपने वीडियो को नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक शेयर कर दे रही हूँ या आप मेरा चैनल पर जाकर मेरी वीडियोस को चेक कर सकते हैं, उनमें द प्रेल्यूड भी है विलियम वर्ड्सवर्थ की। यहाँ तक कि सारी ही पोएम्स को मैंने उनका जितना भी वर्क्स है जो मोस्ट फेमस वर्क है उसको अपलोड किया हुआ है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है इन विच पोएम डू द फॉलोइंग लाइन्स ऑकर? Man for the field and women for the hearth, man for the sword and women and for the needle, she. द प्रिंसेस में है ये लाइन या यूलिसिस इन मेमोरियम या मॉड? तो द प्रिंसेस में। नेक्स्ट है हु इज़ द ऑथर ऑफ द वॉल्यूम ऑफ पोएम द डिस्केंडेंट। जो डिस्केंडेंट्स वॉल्यूम ऑफ ये इसका ऑथर कौन है? कमला दास।
नेक्स्ट है हु इज़ द ऑथर ऑफ द वॉल्यूम ऑफ पोएम्स लीव्स ऑफ ग्रास। लीव्स ऑफ ग्रास जो है ये किसने लिखी है? ऑप्शन नंबर 2 इज़ करेक्ट, वॉल्ट वाइटमैन ने, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, कमला दास ने, नसीम इज़ेकिएल ने। तो वॉल्ट वाइटमैन ने। ये इसका ऑथर कौन है? कमला दास। नेक्स्ट है हु इज़ द ऑथर ऑफ द वॉल्यूम ऑफ पोएम्स लीव्स ऑफ ग्रास। लीव्स ऑफ ग्रास जो है ये किसने लिखी है? ऑप्शन नंबर 2 इज़ करेक्ट, वॉल्ट वाइटमैन ने, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, कमला दास ने, नसीम इज़ेकिएल ने। तो वॉल्ट वाइटमैन ने। नेक्स्ट है द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड बाय टेनिसन कॉमेमोरेट्स द बैटल ऑफ बालक्लेवा क्राइमी। नेक्स्ट है रग्बी चैपल बाय मैथ्यू आर्नोल्ड इज रिटन इन द मेमोरी ऑफ। रग्बी चैपल मैथ्यू आर्नोल्ड के द्वारा लिखी गई है, ये किसकी याद में लिखी गई है? शेक्सपियर की। नेक्स्ट है ही सेड ही लेड अस एज वी ले एट बर्थ ऑन द कूल फ्लावर लैप ऑफ अर्थ इन द अबव लाइन्स ही स्टैंड फॉर। इन ही लेड अस, ये जो ही किस लिए है? शेली के लिए है, गोथे के लिए है, वर्ड्सवर्थ के, आर्नोल्ड के। आर्नोल्ड के। नेक्स्ट है डिकन्स वर्क्स हैव नेदर ह्यूमन नॉर पाथोस। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। डिकन्स का वर्क ना तो ह्यूमर है ना ही पाथोस है। ऑफ द फॉलोइंग टेनिसन रोट द कप, स्ट्रेफर्ड, द सिस्टर्स या बोथवेल। द कप, their lives more faith in honest doubt, believe me, than in half of creeds. These lines occur in memoriam. In which of the following Shelley supports bigamy? Prometheus, Unbound. Next is the old older changed, yielding place to new, occur in Tennyson's. पुराने नियम बदल जाते हैं और इनके स्थान पर नए नियम आते हैं। ये टेनिसन के किस पोयम में है? द पासिंग ऑफ आर्थर में। अदर्स अबाइड और क्वेश्चन दो आर्ट फ्री दो स्टैंड फॉर। दो किसके लिए है? टेनिसन के शेक्सपियर के लिए है। अदर अबाइड और क्वेश्चंस दो जो है ये यू के लिए है और यू ये है शेक्सपियर के लिए। हु अमंग द फॉलोइंग लेटर एम्ब्रेस्ड इस्लाम। इनमें से किसने बाद में इस्लाम कबूल कर लिया था? तो कमला दास ने कर लिया था। अपने मरने से 1 या 2 साल पहले कमला दास ने इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया था। नेक्स्ट है द लाइन गुड फेंसेस मेक गुड नेबर्स, occur in रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोएम। गुड फेंसेस मेक गुड नेबर्स, अच्छी मैंड अच्छे पड़ोसी बनाते हैं। देखिए ये मैंडिंग वॉल्स से है। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट ब्लिस वॉज इट इन दैट टाउन टू बी अलाइव बट टू बी यंग वॉज वेरी हेवन। वॉट वॉज द ग्रेट इवेंट वर्ड्सवर्थ हैड इन माइंड वाइल राइटिंग द अबव लाइन्स। वर्ड्सवर्थ के माइंड में क्या था जब उन्होंने ये लाइन्स को लिखी? His marriage, publication of lyrical ballad, his friendship with Coleridge, या the French Revolution. His marriage. Next, the Old Playhouse and Other Poems was written by. The Old Playhouse और Other Poems किसके द्वारा लिखी गई हैं? कमला दास के। Which of the following doesn't match? तो Oh Sweet Fancy, Let Her Loose, Summer's Joys Are Spoiled by Use, ये शैली की नहीं है। नेक्स्ट है वॉल्ट विटमैन इज नोन एज अ पोइट ऑफ डेमोक्रेसी। वॉल्ट विटमैन को एक पोइट ऑफ डेमोक्रेसी के नाम से जाना जाता है। इन मेमोरियम इज एन एक्सप्रेशन ऑफ सोरो ऑफ टेनिसन एट द डेथ ऑफ। मेमोरियम में एक्सप्रेशन ऑफ सोरो है टेनिसन का किसकी डेथ पर? ऑर्थर हेनरी हेलम की, जॉन कीट्स की, एडवर्ड की। नहीं, इसमें और फर्स्ट सही है, ऑर्थर हेनरी हेलम। द थीम ऑफ लव डोमिनेट्स द पोइट्री ऑफ कमला दास। कमला दास की जो पोइट्री का थीम था वो लव था। डेथ था, पेट्रोटिस था, डिसीज, लव। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। द थीम ऑफ लव डोमिनेट्स द पोइट्री ऑफ कमला दास। नेक्स्ट है वर्ड्सवर्थ वॉज ए रोमांटिक पोइट, क्लासिकल पोइट, कन्फेशनल पोइट या सैटिरिकल पोइट। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, रोमांटिक पोइट। जॉन कीट्स वॉज ए क्लासिकल पोइट, सेंटिमेंटल पोइट, डिडक्टिक या हेलेनिस्ट। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट, हेलेनिस्टिक।
नेक्स्ट है हु हैज़ रिटन द फॉलोइंग लाइन, ओपन दाइन आइज एंड सी द गॉड इज़ नॉट बिफोर दी। अपनी आंखें खोलो और देखो कि गॉड तुम्हारे सामने नहीं है। ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट, रविंद्रनाथ टैगोर। तो ये था हमारा आज का पेपर जो पीजीटी इंग्लिश का था 2010 का पेपर। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि आपको करेक्ट आंसर प्रोवाइड करवाऊँ। अगर मेरे कोई आंसर आपको गलत लग रहा है तो आप अपना फीडबैक दे सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि ये आंसर सही नहीं है और अपने सही आंसर के साथ डिस्क्रिप्शन भी देना। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।